हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में। ठीक है, तो आइए जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल के बारे में। मोल होता क्या है? तो मोल एक्चुअल में एक यूनिट होता है, एक इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान को मापने का, मास को मापने का इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, एक फिक्स्ड मात्रा में एक मास होती है, उसी को 1 किलोग्राम बोला जाता है। ठीक है, जैसे वॉल्यूम को लीटर मापते हैं, तो 1 लीटर, अगर 1 लीटर की बात करा जाए तो 1 लीटर में एक फिक्स्ड कुछ न कुछ मात्रा होती है, उसी मात्रा को 1 लीटर बोला जाता है। 1 मीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर भी क्या होता है? एक पैमाना होता है, कुछ लंबाई होती है, उसी लंबाई को 1 मीटर बोला जाता है। जैसे 1 दर्जन की बात करी जाए तो 1 दर्जन में भी एक फिक्स नंबर होता है 12, उसी को 1 दर्जन बोला जाता है। उसी प्रकार से मोल भी एक यूनिट होती है और इसमें एक मोल में एक फिक्स्ड नंबर होता है। तो आइए जानते हैं 1 मोल क्या होता है। सबसे पहले मोल की डिफिनीशन को हम समझते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ मोल, डिफिनीशन ऑफ मोल, मोल का डिफिनीशन क्या होता है? तो मोल का जो डिफिनीशन होता है, 1 मोल of any substance, 1 mole of any substance is defined as amount in gram that contains as many particles as there are atoms in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटॉप। यानी क्या हुआ कि 1 मोल का जो डिफिनीशन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। यानी कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे, उसी मात्रा में दूसरे सब्सटेंस को अगर लेंगे तो उसका जो भी मास आएगा ग्राम में या किलोग्राम में, उसी को हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। ठीक है, तो एक एटम का जो मास होता है, एक एटम का मास, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो मास होता है, स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा जब मेजर किया गया, फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास mass of 1 atom of carbon 12 isotope is 1.9924 into 10 to the power minus 23 ग्राम। यानी कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.9924 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ये मेजर्ड मास, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर किया जाता है। तो इसके द्वारा जब मेजर किया गया एक एटम का मास, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास जब मेजर किया गया तो कितना आया 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। यानी क्या हुआ यहाँ पर
1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम में कितने एटम होंगे कार्बन 12 आइसोटॉप के? एक एटम होंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो हमको निकालना कितने ग्राम में है? 12 ग्राम में निकालना है। इतने ग्राम में एक एटम है, तो 12 ग्राम में क्या होगा? 12 ग्राम इक्वल टू 12 डिवाइड 12 ऊपर चला आएगा यूनिटरी मेथड से 1.9924 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, ये जो वैल्यू है 2 से थोड़ा सा छोटा है, 2 से थोड़ा सा छोटा है। 12 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 2 से चूँकि छोटा है तो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा। 12 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। यानी 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 12 ग्राम में होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये डिफिनीशन, मोल का डिफिनीशन हुआ। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी 12 ग्राम में 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इक्वल टू कितने एटम्स हुए? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, 23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होंगे, तो 12 ग्राम में इतने एटम्स हैं। इसी नंबर के बराबर दूसरा कोई भी पार्टिकल्स ले लेंगे तो वही क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। यानी 1 मोल में, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, और यही क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। और ये जो नंबर कहलाता है, इसको हम एक अलग नाम देते हैं। एक साइंटिस्ट एवोगाड्रो था, एवोगाड्रो ने ही इस नंबर को बताया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एवोगाड्रो नंबर पड़ा। तो दिस नंबर इज नॉन एज एवोगाड्रो नंबर and it is denoted by Na। इसको Na से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यानी 1 मोल में कितने सब्सटेंस होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स।
और इस पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं? पार्टिकल्स में एटम्स आ सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, प्रोटॉन भी आ सकते हैं और न्यूट्रॉन भी आ सकते हैं। ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ सकते हैं इस पार्टिकल्स के स्थान पर। ठीक है, यानी 1 मोल इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर ये हो गया, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है, कितना बड़ा नंबर होता है, इस नंबर को समझने के लिए कितना बड़ा नंबर होता है, इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कर लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। सपोज कीजिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज दैट you have Avogadro number of rupees, Avogadro number of rupees and you are spending 1 million रुपीज पर सेकेंड। 1 मिलियन 10⁶ के बराबर होता है। 10⁶ रुपीज पर सेकेंड। कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स to spend all of your money। आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसको। आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज है और आप प्रत्येक सेकेंड क्या करने हैं? 10⁶ रुपीज यानी 1 मिलियन रुपीज आपको क्या करने हैं? पर सेकेंड खर्च करने हैं। तो बताने हैं कि कितने समय लगेंगे, कितने साल लगेंगे खर्च करने में। ठीक है, 1-2 दिन तो लगेगा नहीं, कई साल लगेंगे। और कितने साल लगेंगे वो बताइए, वो कैसे निकालेंगे? देखिए हम करते हैं, आप भी कर लिए होंगे। अमाउंट स्पेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है? 1 मिलियन यानी 10⁶ रुपीज। 10⁶ रुपीज पर सेकेंड खर्च हो रहे हैं। एक दिन में निकालिए पहले, 1 डे। एक दिन में कितना खर्च होगा? तो एक दिन में निकालिए कितने सेकेंड होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर सेकेंड में बदलने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और इतने सेकेंड हुए एक दिन में, और एक सेकेंड में कितने खर्च कर रहे हैं? 10⁶ रुपये। तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रुपीज आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे एक दिन में। ठीक है, और ये जो नंबर कितना आ जाएगा? ये नंबर होता है 86,400। 86,400 होता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है गलत हो। 86,400 सेकेंड होते हैं एक दिन में। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ। 86,400 ही होता है। ठीक है, 86,400। तो अब हमको निकालना है कितने दिन में? एक साल में निकालिए पहले। अमाउंट स्पेंड इन 1 ईयर। तो 86,400 सेकेंड हुए एक दिन में। तो एक साल में कितने सेकेंड होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 दिन से। 365 दिन होता है एक साल में, इंटू 86,000। इसको ऐसे लिख दीजिए 8.64 इंटू 10⁻10 इतने रुपीज होंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग,
कितना नंबर कितना आता है ये, इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं 3.15 इंटू 10 टू द पावर 13 रुपीज। ठीक है, 3.15 इंटू 10 टू द पावर 13 रुपीज ही खर्च हो पा रहे हैं कितने दिनों में, एक साल में खर्च हो रहे हैं 365 दिनों में। ठीक है, अभी बहुत बड़ा अंतर है एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर तो होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। 10 टू द पावर 23 है, यहाँ 13 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है इससे, इसकी तुलना में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकलेगा, तो जितने अमाउंट है हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक साल में कितने रुपये खर्च कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे हमारे पास 3.15 इंटू 10 टू द पावर 13। ठीक है, इतने ईयर्स आएंगे। अगर मान लीजिए ये 6 हो, ठीक है, इसको 6 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, लगभग मान लीजिए, तो 6 में से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 10, इतने ईयर्स होंगे, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स आएंगे। ये इतना बड़ा नंबर आएगा, यानी इतने साल लगेंगे हमको खर्च करने में, एवोगाड्रो नंबर के बराबर रुपीज को खर्च करने में। ठीक है, इतने साल तो कोई बचता भी नहीं है, कोई जिंदा भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक हम लोग जी सकते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े साल तक जीना संभव तो है नहीं। तो इतना पूरी ज़िंदगी में हम लोग अगर 1 मिलियन प्रत्येक सेकेंड भी खर्च करते हैं, प्रत्येक सेकेंड तो उतना रुपया खर्च कर नहीं पाएंगे, अगर कर भी लेते हैं 1 मिलियन, फिर भी इतने बड़े नंबर के रुपीज को खर्च करना पूरी ज़िंदगी में संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए इस यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मोल्स निकालने के कुछ फार्मूले को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले याद रख लेते हैं कुछ फार्मूले को। मोल्स हम लोग निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो गिवन मास, आपके पास मास दिया हुआ रहेगा, गिवन मास में डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। ठीक है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, और ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के लिए वैलिड होता है, लिक्विड के लिए भी और गैस, तीनों के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, और अगर नंबर में दिया हुआ हो तो गिवन नंबर डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर। अगर पार्टिकल्स की संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो, ये किसके लिए वैलिड है, ये भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो एट 1 atm 273 केल्विन पर, तब जाकर के क्या करेंगे, 1 atm 273 केल्विन पर वॉल्यूम जो होता है 1 मोल का, वो होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आएगा। अगर वॉल्यूम STP पर दिया हुआ हो तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 22.7 से। ठीक है, 22.7 से। तो STP पर जो होता है
कन्फ्यूजन होगा आपको। एसटीपी पर होता है 1 बार एट 273 केल्विन। एसटीपी 1 बार एट 273 केल्विन होता है। और एक एटीएम जो होता है वो बराबर होता है 1.01325 बार। इतने बार के बराबर होता है 1 एटीएम। तो 1 एटीएम जो नंबर है, 1 एटीएम जो प्रेशर होता है, ये क्या होता है 1 बार से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा चूँकि होता है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी हमारा थोड़ा सा कम होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, चूँकि पीवी बराबर एनआरटी से प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये सब कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वॉल्यूम अगर 1 एटीएम लेते हैं तो प्रेशर अगर 1 एटीएम लेते हैं तो 1 एटीएम क्या होगा, 1 एटीएम अगर लेते हैं तो 1 एटीएम बार से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम आएगा। और अगर एसटीपी पर लेते हैं, एसटीपी पर 1 बार होगा तो 1 बार चूँकि थोड़ा सा एटीएम से कम होता है तो कम होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक और इसको बगल में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और होता है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोलारिटी। सॉल्यूशन में आप लोग पढ़ेंगे इसे मोलारिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट किया जाता है। n बराबर गिवन मास W, मोलर मास को m से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। या इसको अगर करें तो नंबर डिवाइड बाय Na, ये वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम एट, इसको वही रहने दीजिए, वॉल्यूम एट 1 एटीएम 273 केल्विन डिवाइड बाय क्या 22.4, या वॉल्यूम एसटीपी, ये तो वही रह जाएगा। इसको अगर लिखेंगे शॉर्ट में तो मोलारिटी m इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इतना फार्मूला आप लोग क्या करिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसे हम मिटा देते हैं। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी मोल निकालने के फार्मूले थे, कुछ फार्मूले को देखें, जितने भी थे नहीं, कैसे कैसे मोल्स को हम निकालेंगे, क्या दिया हुआ रहेगा। अगर मास दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर पार्टिकल्स की संख्या दी हुई होगी तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तब मोल आएगा। और अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा 1 एटीएम 273 केल्विन पर, तब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 22.4 से डिवाइड करेंगे। अगर वॉल्यूम एसटीपी पर दिया हुआ रहेगा तब 22.7 से डिवाइड करने हैं। और क्या करने हैं, मोलारिटी और मोलारिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है। मोलारिटी दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम भी दिया, वॉल्यूम हमको लीटर में लेने हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं, वॉल्यूम किस में लेने हैं, लीटर में लेने हैं। ठीक है, तो अब मोल, अगर मोल दिया हुआ रहे तो दिया हुआ रहेगा कि इतने मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो एटम्स में क्या क्या होता है और कितना कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितनी मास होती है, सबको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा सम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एक एटम में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, आप सभी को पता होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स, इधर हेडिंग दीजिएगा पार्टिकल्स
पार्टिकल्स और इसका सिंबल मास और चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? -1 E0। प्रोटॉन, इसके बाद प्रोटॉन आता है। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? P1 या फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट 1H1 भी इसको लिखते हैं, ठीक है। और एक आता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका सिंबल होता है 0N1, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, -31 किलोग्राम। और इसका जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसका न्यूट्रॉन का भी मास लगभग इसी के बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और इसका चार्ज कितना होता है? इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1 यूनिट निगेटिव चार्ज इस पर होगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसको 1E लिखते हैं, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतने चार्ज होते हैं, ठीक है। इतना निगेटिव चार्ज होता है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें प्रोटॉन पर कितना होगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होता है इस पर भी वही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी बनते हैं इस पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो जो भी इस पर क्वेश्चंस बनेंगे इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हो, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज निकालना हो तो 1 मोल में सबसे पहले हम पता करेंगे 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल इंटू क्या होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल में? 6.023 × 10⁻23, ठीक है। और इस पर एक चार्ज कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर? 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 ×
10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और ये जो नंबर होते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये लगभग आएगा 9.65 इंटू 10⁴ आएगा। ठीक है, 10⁴ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 9.96500 कूलम, इतना कूलम आएगा। ठीक है, 96,500 कूलम, और ये बराबर होता है 1 फैराड के। ठीक है, 1 फैराड। तो चार्ज अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 फैराड होता है। ठीक है, फैराड में अगर निकालना हो तो फैराड में भी निकाल सकते हैं, कूलम में निकालना है तो कूलम में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे, 1 फैराड चार्ज होंगे। अगर 2 मोल पर पूछ दिया जाए, 2 मोल चार्ज ऑन, अगर पूछा जाएगा चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, 1 मोल पर 1 फैराड, तो 2 मोल पर क्या होगा, 2 फैराड। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि चार्ज ऑन हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, हाफ फैराड होगा, 1/2 फैराड। ठीक है, अगर कूलम में निकालना है तो कूलम में भी निकाल सकते हैं, 2 × 96,500 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इतना कूलम हो जाएगा। यहाँ भी 96500 डिवाइड बाई 2 कूलम हो जाएगा। अगर 3 मोल में पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अगर 3 पूछेगा चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, ये 3 फैराड हो जाएगा। ठीक है, या 96500 इंटू 3 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, आगे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट चार्ज इन द फॉलोइंग, चार्ज इन द फॉलोइंग। ठीक है, चार्ज इन फैराड में निकालिए। अगर चार्ज इन फैराड, ठीक है, चार्ज इन फैराड। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज इन फैराड, चार्ज इन फैराड इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला नंबर अगर हमको पूछा जाएगा 1 मोल ऑफ Na+ आयन। ठीक है, 1 मोल ऑफ Na+ आयन पर कितने चार्ज होंगे, ये अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि अगर न्यूट्रल हो, सोडियम अगर न्यूट्रल हो तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो आयन अगर ये बनाएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अभी तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये आयन के रूप में है, ये आयन के रूप में है। एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये सोडियम आयन बना रहा है। अगर हम यहाँ क्या करें, एक एटम सोडियम का एक एटम लें, अगर एक एटम लें तो एक एटम से क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक ही आयन बनाएगा सोडियम का, तो 1 आयन होगा। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। अगर 1 मोल के बराबर एटम लें, सोडियम एटम लें, 1 मोल अगर लें तो क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 1 मोल आयन होगा। ठीक है,
तो 1 मोल आयन भी क्या होगा 1 मोल होगा, तो 1 मोल क्या होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज निकालना हो 1 मोल सोडियम आयन पर तो क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी लॉस होगा। तो 1 मोल आयन पर अगर चार्ज निकालना हो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज होंगे वही क्या हो जाएगा, वही टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा 1 मोल Na+ आयन पर। ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Na+ आयन क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। तो 1 मोल पर कितने चार्ज होते हैं अभी हमने पढ़ा है 1 फेराड होता है, 1 फेराड होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चार्ज 1 मोल सोडियम आयन पर कितने चार्ज होंगे 1 फेराड चार्ज होंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अगर करना हो तो 1 मोल सोडियम, हमने क्या किया 1 मोल सोडियम आयन से 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो 1 मोल के बराबर चार्ज होगा इस पर। तो यानी हम लोग डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, जितना आयन होगा 1 आयन पर जितना चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, टोटल मोल में, तो नंबर ऑफ चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको निकालना हो दूसरा क्वेश्चन निकालना हो 1 मोल ऑफ 2 मोल लीजिए 2 मोल ऑफ Mg2+ आयन। ठीक है, Mg2+ आयन पर अगर 2 मोल अगर लेते हैं Mg2+ आयन का तो इस पर कितना चार्ज होगा, अगर 1 मोल Mg2+ आयन लेंगे तो इस पर कितने चार्ज होंगे, तो इस पर जो चार्ज होगा अगर 1 एटम लेते हैं Mg2+ का तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा। अगर 1 मोल लेते हैं तो क्या होगा 1 मोल में 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, सबसे सारे एटम से 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे। ठीक है, यानी 1 मोल जो आयन होगा 1 मोल आयन प्रत्येक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी 2 मोल क्या हो जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो 2 मोल चार्ज हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, तो 2 मोल पर क्या हो जाएगा 2 × 2 कर देंगे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इसको क्या करने हैं कि जितने मोल होंगे और जितने चार्ज होंगे 1 आयन पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मोल कितने हैं 2 है और चार्ज कितना है 2 है, तो 2 × 2 कितना होगा 4 फेराड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस लीजिए। अगर और भी क्वेश्चन लें 3rd नंबर अगर पूछा जाए तो 1/3 मोल्स ऑफ Al3+, इस पर कितने चार्ज होंगे, तो मोल्स कितने हैं 1/3 है और चार्ज कितना है 3 है, तो 1/3 × 3 यानी 1 फेराड होगा। ठीक है, कूलम में भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और पूछा जाए इस पर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अगर पूछा जाए 4था नंबर 3 मोल्स ऑफ PO4 3-, ठीक है, इस पर कितने चार्ज होंगे, तो इसमें भी डायरेक्ट वैसे ही निकाल दीजिए। 3 × क्या हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 फेराड हो जाएगा। ठीक है, अगर निकाला जाए, अगर पूछा जाए हमसे कि 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। एजाइड आयन क्या होता है, एजाइड आयन होता है N3-। ठीक है, तो यहाँ तो मोल दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के क्या फार्मूला है,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, मास दिया हुआ रहे तो मोलर मास से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास कितना है हमारे पास 4.2 ग्राम है, तो 4.2 इसमें किससे हम डिवाइड कर देंगे, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, एजाइड आयन N3 माइनस तो हो जाएगा 42, ठीक है। 42 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। 0.1 मोल आया। अगर चार्ज पूछा जाएगा, टोटल चार्ज इस पर पूछा जाएगा, टोटल चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, मोल में किससे डिवाइड कर देंगे, जितने आयन पर जितने चार्ज हैं उससे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.1 इंटू एक ही आयन है, ये एक ही चार्ज है इस पर, तो एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.1 फैराड। अगर पूछा जाए 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, ठीक है, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड क्या आयन क्या होता है, N3 माइनस होता है, ठीक है, N3 माइनस। तो इसमें भी क्या करना होगा, हमको पहले मोल्स निकालना होगा। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 4.2 है, 4.2 डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, यहाँ तो नाइट्रोजन है इसका तो 14 हो जाएगा, ठीक है, ये मोल्स आ गया। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा आयन से, कितने आयन है इसके 3 हैं, ठीक है, कितने चार्ज हैं, कितने आवेश हैं एक आयन पर 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमको, ये आ जाएगा 0.3 इंटू 3 0.9 फैराड आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 मिनट और टाइम सेट, अच्छा टाइम सेट है ना, पाउज हो गया कि 13 मिनट होते ना, एक स्लाइड और करेगा, एक स्लाइड और, अच्छा तो हम लोग चार्ज निकालने के लिए सीख गए। अगर हमको पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने दिए हुए मोल्स रहेंगे, मोल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, ठीक है। या अगर मास पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहे, इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और उसका मास पूछा जाएगा तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कैलकुलेट, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाएगा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने मास होंगे, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा ये पूछा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मास निकालना हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, हम क्या करेंगे, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, इन 1 मोल, 1 मोल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई और इसको लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20, इसको लगभग 6 लीजिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 23
6 ही लिया हमने ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 5.46 इंटू 10 टू द पावर, या एक और इधर एक कर दीजिए इसको 0.546 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम, या फिर 0.546 इसको अगर सिंबल में लिखिए तो 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो होता है तो माइक्रो किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। ठीक है, और अगर इसको उल्टे तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 मोल कितने, 1 किलोग्राम अगर पूछा जाएगा, अगर मास दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रॉन का ही मास दिया हुआ रहे और पूछ दिया जाए कितने मोल्स होंगे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन which will weight 1 किलोग्राम, which will weight 1 किलोग्राम। ठीक है, तो कितने मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, 1 किलोग्राम अगर मास हो इलेक्ट्रॉन का तो उसमें कितने मोल्स होंगे, ये अगर हमको पूछा जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और भी अगर इसमें पूछ दे मोल्स निकाल लेंगे तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया 0.546 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो रहा था। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने मोल्स निकलेंगे 1 किलोग्राम में, इतने किलोग्राम 0.546 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम में कितने मोल हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आगे अगर इसको और थोड़ा सा कर लीजिए, रहने दीजिए, अगर हम लोग निकालेंगे 1 किलोग्राम में। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 0.546 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इतने मोल्स होंगे। ठीक है, अगर इसको लगभग 0.546 है, अगर इसको 0.5 लगभग माने तो एक में अगर डिवाइड करेंगे 0.5 से, ये कितना आ जाएगा 2 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मोल्स होंगे। ठीक है, इतने मोल्स होंगे कितने किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, मोल्स निकाल ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना आसान है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023, इसको 6 लगभग लीजिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितना आ जाएगा 12 गुने 10 पर पावर 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या 1.2 इंटू
10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स अगर पूछे जाएं तो उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी अगर पूछा जाएगा इन द फॉलोइंग। ठीक है, पहला अगर रहे 9.6 ग्राम ऑफ SO4 2-। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, और अगर पूछा जाए 2.7 ग्राम ऑफ Al3+ आयन। ठीक है, कितने होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, और भी अगर कुछ और क्वेश्चंस लिए जाएं, चलिए इस पहले दोनों को करते हैं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक नंबर में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इन SO4 2-। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 9.6 डिवाइड बाय सल्फर 32 64 प्लस 32 96 हो जाएगा। इसको ये हो जाएगा 0.1 मोल हो गए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक मोलिक्यूल्स में। ठीक है, एक मोलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये निकालिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, अगर एक SO4 2- आयन में, इन 1 SO4 2- आयन कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सल्फर में, सल्फर के कितने हो जाएंगे 16 प्लस ऑक्सीजन के 8, अब 32 प्लस 16 48 और 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 48 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हमको मोल्स निकल गए, इसके मोल्स निकल गए तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। मोल्स अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 हो गए। अगर मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स निकालने होंगे तो कितने मोलिक्यूल्स होंगे, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल्स, तो इसमें 0.1 मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कीजिए, Na लिख दीजिए सिर्फ। ठीक है, और ये 50, ये हो जाएगा 5Na के रूप में ही लिखते हैं। और प्रोटॉन पूछा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 SO4 2- आयन। ठीक है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन से कम होगा 2 कम होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 48। ठीक है, और अगर निकालना हो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 40। ये हमारा मोल्स 0.1, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलिक्यूल्स आ जाएगा। और प्रोटॉन्स, एक आयन में कितने प्रोटॉन 48, ये हो जाएगा, आ जाएगा 4.8 Na। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं 2.7 ग्राम में कितना हो जाएगा। पहले हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल मोल्स कितने होंगे 2.7 डिवाइड कर देंगे किससे, एल्यूमिनियम का
कितना होता है मास 27, ठीक है 27 हो गया। इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 13 में से 3 माइनस कर देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.1 इंटू 10, 1 यानी Na के बराबर 1 Na हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 27 ग्राम इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर प्रोटॉन पूछा जाएगा तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन इससे ज़्यादा आएगा। प्रोटॉन हो जाएगा हमारा कितना, मोल्स कितने आए 0.1 इंटू Na, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन, एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन होंगे, अगर एक एटम लिया जाए एल्यूमिनियम का तो उसमें प्रोटॉन हो जाएंगे 13, ठीक है। तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 1.3 Na, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, धन्यवाद।